हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है अपील्स एंड रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एओ ने ऑर्डर दिया एसएससी को। एओ ने ऑर्डर दिया एसएससी को। ऑर्डर जो है वो अंडर सेक्शन 143(3) यानी कोई स्क्रूटनी असेसमेंट का है। 144 यानी कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर है। 147 यानी कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर है। 153A यानी कोई सर्च या सीज का ऑर्डर है, या 143(1) यानी कोई इंटीमेशंस का ऑर्डर है। 200A यानी कोई टीडीएस रिटर्न का इंटीमेशंस का ऑर्डर है। तो जब एओ जो है ऑर्डर देगा एसएससी को, एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है। एओ ने ऑर्डर दिया एसएससी को, एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं, तो ऐसे केसेस में एसएससी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एओ ने ऑर्डर दिया एसएससी को, एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपील करेगा, या तो वो अपील फाइल करेगा, या फिर वो रिवीजन के लिए अप्लाई करता है। रिवीजन होता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अंडर सेक्शन 263 और 264। या तो एसएससी जो है वो अपील फाइल करता है। अपील सबसे पहली अपील जाती है सीआईटी अपील्स के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास। सबसे पहली अपील जाएगी सीआईटी अपील्स के पास। उसके बाद जाती है आईटेट के पास, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद जाती है हाई कोर्ट के बाद, फिर जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अगर एओ के ऑर्डर से एसएससी सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपील फाइल कर दे, या फिर वो रिवीजन उसी ऑर्डर को रिवाइज करा दे, उसी ऑर्डर को रिवाइज करा दे। किससे? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास से अंडर सेक्शन 263 264 में उसी ऑर्डर को, जिस ऑर्डर को एओ ने इश्यू किया है, उसी को रिवाइज करा सकता है। या उस ऑर्डर से अगर वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं है, तो वो फिर अपील कर सकता है। अपील जो है, पहली अपील जो होगी वो सीआईटी अपील्स के पास होती है। पहली जो अपील होगी एसएससी द्वारा वो सीआईटी अपील्स के पास होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास। अगर एसएससी जो है वो सीआईटी अपील से सेटिस्फाई नहीं होता इसके ऑर्डर से, इसके जजमेंट से, तो फिर वो जाता है आईटेट के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर उसके भी जजमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं होता, फिर जाएगा हाई कोर्ट के पास, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो मैंने आपको बताया कि एओ ने ऑर्डर दिया एसएससी को, एसएससी ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपील फाइल कर दे सीआईटी अपील्स के पास, या फिर वो रिवीजन करा सकता है अंडर सेक्शन 263 264 के तहत। अब सवाल ये उठता है, सर अपील क्या होता है? अपील इज ए पिटीशन। अपील क्या है? एक पिटीशन होता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अर्जी या आप कह सकते हो याचिका दायर होती है, उसको बोलते हैं अपील। अपील क्या है? अपील इज ए पिटीशंस अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एओ। एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो पिटीशंस होती है उसको अपील बोलते हैं। एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो याचिका, जो अर्जी, जो प्रार्थना दायर की जाती है, उसको बोलते हैं अपील। तो सबसे पहली जो अपील होती है एसएससी द्वारा, वो जाएगी सीआईटी अपील्स के पास, वो जाएगी सीआईटी अपील के पास। तो सेक्शन 249 बताता है कि अपील्स टू द कमिश्नर अपील्स टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। जो पहली अपील्स जो होती है वो होती है सीआईटी अपील्स के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पहली अपील जाएगी। देखो समझना, देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना। एओ ने इश्यू किया ऑर्डर, एओ ने इश्यू किया ऑर्डर, इस ऑर्डर से एसएससी सेटिस्फाई नहीं है। एओ ने ऑर्डर इश्यू किया, उस ऑर्डर से एसएससी सेटिस्फाई नहीं है, तो एसएससी कहाँ जाएगा? कमिश्नर अपील के पास जाएगा, अपील कर देगा। एओ ने ऑर्डर इश्यू किया, ऑर्डर से एसएससी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील करेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास। 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट पे ऑर्डर आया है उसके 30 दिन के अंदर जो है वो एसएससी जो है वो कमिश्नर अपील्स के पास अपील करेगा एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर, फॉर्म नंबर 35, और उसके साथ फीस जाएगी, यानी चालान जाएगा फीस की पेमेंट का। फीस कितनी होगी? अगर देखो टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम जो है वो अगर 1 लाख तक है, तो फीस फिर जाती है 250 रुपये। अगर टोटल इनकम जो एओ ने कंप्यूट की है, यानी जो एसेसिंग ऑफिसर ने निकाली है, वो अगर 1 लाख तक है, तो फिर फीस जाएगी 250 रुपये, यानी 250। अगर टोटल इनकम जो है वो जो एओ ने कंप्यूट की है वो 1 लाख से अधिक है और 2 लाख तक, तो फीस जाएगी 500, तो फीस जाएगी 500। अगर 2 लाख से ज़्यादा है फिर फीस जाएगी 1000, फिर फीस जाएगी 1000। या अदर केस है
यानी जो टोटल इनकम से रिलेटेड नहीं है तो फिर नॉर्मल फीस 250 रुपये जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि एओ ने ऑर्डर इश्यू किया एसएससी को, एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील करता है कमिश्नर अपील के पास। वो अपील करेगा कमिश्नर अपील के पास। कितने दिन में करेगा? 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट पे ऑर्डर इश्यू हुआ है उसके अगले 30 दिन के अंदर उसको अपील करनी होती है कमिश्नर अपील के पास। अपील जब वो करेगा एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के साथ, फॉर्म नंबर 35, उसका एक उसके साथ एक चालान जाएगा फीस डिपॉजिट का, और साथ में जाता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जिसके अंदर लिखा होता है कि ऐसे ऐसे मुझसे टैक्स की ये ऑर्डर निकला है, इसमें मुझसे टैक्स की इतनी डिमांड की गई है। तो ऐसे वो एक जाता है ग्राउंड ऑफ अपील, यानी उसको ग्राउंड मेंशन करना होता है कि कोई केस का रेफरेंस देना होता है कि इस केस में ऐसा डिसीजन आया था तो मैंने भी उसके बेस पे मैंने अपील कर रहा हूँ आपको। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जाता है, चालान की कॉपी जाएगी, एक कॉपी जाएगी ऑर्डर की, जो एओ ने ऑर्डर इश्यू किया है इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहा है तो इस ऑर्डर की कॉपी जाएगी, फॉर्म जाएगा 35, चालान की रिसीट जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जाएगा और ग्राउंड ऑफ अपील जाएगी। 30 दिन के अंदर पुनः डेट ऑफ ऑर्डर जो है एसएससी को कमिश्नर अपील के पास अपील करनी होती है। अगर एसएससी चाहे तो 30 दिन से अधिक का टाइम बढ़वा सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा, एक सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कमिश्नर अपील को। तो कमिश्नर अपील को अगर लगता है सफिशिएंट रीजन लगता है कमिश्नर अपील को, तो वो 30 दिन के बाद भी जो है अपील को एडमिट कर लेता है। 30 दिन के बाद भी कमिश्नर अपील जो है वो अपील को एडमिट कर लेता है अगर सफिशिएंट रीजन होता है तो। दूसरी बात, अपील तभी एडमिट होगी जो कमिश्नर अपील है, ये इस एसएससी की अपील जो है तभी एडमिट करेगा अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रखी है और टैक्स पे कर रखा है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रखी और टैक्स पे कर रखा है। अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर रखी, टैक्स पे नहीं कर रखा, तो जितना उसका एडवांस टैक्स बनता है उतना टैक्स पे करने के लिए इसको बोला जा सकता है। जितना एडवांस टैक्स बनता है उतना टैक्स पे करने के लिए उसको पहले बोला जा सकता है, उसके बाद इसकी अपील एडमिट होगी। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहले जो अपील होती है वो होती है सीआईटी अपील्स के पास। सीआईटी अपील्स के पास होती है। सेक्शन 249 बोलता है कि अपील्स कर सकता है एसएससी किसके पास? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास। एओ ने ऑर्डर इश्यू किया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट यानी एसएससी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाएगा? वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास अपील करता है। तो अपील में वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म देगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देता है, ग्राउंड ऑफ अपील देगा, एक अपनी फीस का चालान देगा और ऑर्डर की कॉपी देगा जो एओ ने इश्यू किया है, और 30 डेज के अंदर वो इसको सबमिट कर देता है कमिश्नर अपील के पास। लेकिन अगर कमिश्नर अपील चाहे तो 30 दिन के बाद भी वो अपील को एडमिट कर सकता है अगर सफिशिएंट रीजन है तो। ठीक है। उसके बाद सवाल उठता है कि कौन से ऐसे ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास आता है। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 143(3) का यानी कोई स्क्रूटिनी असेसमेंट का ऑर्डर है, कोई 144 कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर है, कोई 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, कोई 153A कोई सर्च या सीज का असेसमेंट है, कोई 143(1) कोई इंटीमेशंस है, रिटर्न ऑफ इनकम का 200A कोई टीडीएस रिटर्न का कोई इंटीमेशंस है। तो आपको एग्जाम में लिखना है सीक्वेंस। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, आपको सीक्वेंस नंबर वाइज लिखना है कि 1.23 ऐसे, इससे आपका आंसर बड़ा भी हो जाएगा और दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव भी होगा। तो आपको लिखना है कि अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होंगे, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी जो है वो सीआईटी अपील्स के पास जाएगा। जो कौन से ऑर्डर्स होंगे जिसके अगेंस्ट में एसएससी जो है सीआईटी अपील्स के पास जाएगा। तो आपको लिखना है, एक तो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो जिसमें इनकम असेस की गई हो, या ऑर्डर हो जिसमें टैक्स डिटरमाइन किया गया हो, ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कंप्यूटेड हो, या कोई फ्रिंज बेनिफिट्स का ऑर्डर हो। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कई बार क्या बोलता है कि लो ये कार्ड लो, आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, ये लो आपकी क्लब में मेंबरशिप करा दी, तो फ्रिंज बेनिफिट्स। या कोई स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ का कोई ऑर्डर निकला है, कोई सर्च या सीज का कोई ऑर्डर निकला, कोई रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर निकला है, कोई रिफंड को कम करने का, या कोई एसएससी को एक नॉन रेजिडेंट एक एजेंट के रूप में डिक्लेयर करने का कोई ऑर्डर निकला, या कोई आफ्टर पार्टीशंस अंडर कोई ऑर्डर निकला है असेसमेंट के लिए, या कोई
ऑर्डर निकला है अंडर सेक्शन 201 201 जिसमें एसएससी ने टीडीएस टाइम पे नहीं किया तो ऑर्डर निकल गया। अंडर सेक्शन 206C6A के अंदर अगर एसएससी ने टीसीएस कलेक्ट ही नहीं किया, अंडर सेक्शन 206 से B1 एसएससी ने स्टेटमेंट जो है टीसीएस की वो फाइल नहीं की या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, या ग्रांट ऑफ रिफंड के लिए कोई ऑर्डर निकला, कोई पेनल्टी का ऑर्डर निकला है, या फिर जेसी जो है उसको रिफ्यूज कर देता है अप्रूव द ऑप्शंस ऑफ टोनेज टैक्स स्कीम, यानी कंपनी जो है वो टोनेज टैक्स स्कीम के लिए अप्लाई किया है, जेसी जॉइंट कमिश्नर ने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो ये सारे अपीलेबल ऑर्डर्स है। इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में एसएससी जाएगा सीआईटी अपील्स के पास। इन ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी जो है वो जाएगा सीआईटी अपील्स के पास। तो मैंने आपको बताया कि जब एओ ऑर्डर देता है एसएससी को, जब एओ ऑर्डर देता है एसएससी को, तो एसएससी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपील करेगा या तो वो अपील फाइल करता है। अपील किसके पास कर सकता है? वो सीआईटी अपील्स के पास सबसे पहले जो है वो अपील करेगा सीआईटी अपील्स के पास। उसके बाद वो अपील करता है आईटेट के पास, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद वो करता है हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एक हिरार्की के अनुसार वो ही अपील करेगा, या फिर वो रिवीजन करा सकता है ऑर्डर का। जो ऑर्डर एओ ने इश्यू किया है उसी ऑर्डर के अंदर कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, कुछ एडजस्टमेंट करा सकता है, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन करा लेना। तो वो रिवीजन के लिए अप्लाई भी कर सकता है अंडर सेक्शन 263 264 के तहत, जिसमें रिवीजन जो होगा वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तहत होगा। फिर मैंने आपको बताया कि अपील क्या होता है। मैंने बताया आपको कि अपील क्या है। अपील इज ए पिटीशन। अपील क्या है? अपील इज ए पिटीशन अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एओ, अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एओ। अपील क्या है? एक पिटीशन है, एक याचिका है, एक अर्जी है जो कि एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में की जाती है, जिसको हम अपील बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 249 के अंदर, फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 249 के अंदर जो है उसमें बताया गया है कि अपील्स की जाती है कमिश्नर अपील्स के पास, अपील की जाती है कमिश्नर अपील के पास। उसमें बताया कि जैसे ही एओ ने ऑर्डर इश्यू किया, जैसे ही एओ ने ऑर्डर इश्यू किया, एसएससी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, एसएससी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो कमिश्नर अपील के पास जाएगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो कमिश्नर अपील के पास जाएगा और उसको 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट पे उसको ऑर्डर मिला एओ से, उस दिन के अगले 30 दिन, यानी उस दिन के खत्म होने के अगले 30 दिन के अंदर उसको कमिश्नर अपील के पास अपील करनी होती है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, 35 नंबर होता है उसका, एक फीस भरनी होगी उसको। फीस अगर टोटल इनकम जो है, अगर टोटल इनकम जो है एओ ने कंप्यूट की और टोटल इनकम जो है वो 1 लाख तक है, टोटल इनकम अगर 1 लाख रुपए तक है तो 250 रुपए फीस उसको भरनी पड़ेगी, चालान साथ में लगाना पड़ेगा फॉर्म के साथ। अगर टोटल इनकम जो है वो कंप्यूट की है एओ ने और वहां पर 1 लाख से अधिक टोटल इनकम है बट 2 लाख तक है, तो जो फीस होगी वो होगी 500 रुपये। अगर 2 लाख से अधिक टोटल इनकम है तो फीस होगी 1000 रुपये। अगर नॉर्मल केस है, कोई अदर केस है जो टोटल इनकम से संबंधित ही नहीं है, तो वहां पे फिर नॉर्मल फीस 250 रुपये लग जाएगी। तो मैंने बेटा आपको बताया कि जैसे एओ ने ऑर्डर इश्यू किया तो एसएससी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो अपील करता है। सबसे पहली जो अपील होती है वो सीआईटी अपील के पास जाती है, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील बोलते हैं। फॉर्म नंबर 35 के अंदर, फॉर्म नंबर 35 के अंदर एक चालान के साथ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के साथ, यानी उसमें लिखना होता है कि ये इश्यू है मेरा, इसमें मेरे से इतनी टैक्स की डिमांड की गई है एओ द्वारा, उसमें लिखना पड़ेगा उसको प्रॉपरली, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। एक ग्राउंड ऑफ अपील उसको मेंशन करना होता है कि इस केस का ऐसा डिसीजन आया था तो उसके बेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड ऑफ अपील। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील, चालान जाएगा फीस का, फॉर्म नंबर 35 और कॉपी जाएगी ऑर्डर की जो एओ ने इश्यू किया है। तो ये सब सारी चीजें जब इकट्ठी होकर जाएगी कमिश्नर अपील के पास, तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो सारी चीजें होगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कॉपी ऑफ ऑर्डर और चालान और प्रेस्क्राइब फॉर्म, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड ऑफ अपील, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो कंबाइंड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। फिर मैंने आपको बताया कि जो अपीलेबल ऑर्डर कौन से होते हैं, अंडर सेक्शन 206A के तहत बताया गया कि अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होते हैं, कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी कमिश्नर अपील्स के पास जाता है। तो फिर मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं, यानी कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी जो है वो सीआईटी अपील्स के पास जाता है। तो मैंने बताया आपको सेक्शन 143 का, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे सेक्शन तो इससे बेटर इंप्रेसिव, बहुत अच्छा एक बेटर इंप्रेशन होगा, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव, मतलब एक तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन 143 यानी कोई
स्क्रूटिनी असेसमेंट का ऑर्डर निकला, कोई बेस्ट जजमेंट का निकला 144 का, कोई 147 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर निकला, कोई 153A का सर्च या सीज का असेसमेंट का ऑर्डर निकला, कोई 143 कोई इंटीमेशन का ऑर्डर निकला, कोई 200A का कोई इंटीमेशन आया, TDS रिटर्न फाइल किया आपने उसका। तो आपको एग्जाम में लिखना है सीक्वेंस वाइज कि ये अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट में एसएससी जो है वो CIT अपील के पास जा सकता है। मैंने आपको बताया कोई ऑर्डर है असेसमेंट का, इनकम एसेस का, कोई अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइन का ऑर्डर है, कोई लॉस कंप्यूट का ऑर्डर है, कोई फ्रेंच बेनिफिट्स का ऑर्डर है, कोई स्टेटस का किसी इंडिविजुअल HUF का स्टेटस का ऑर्डर है, कोई रीअसेसमेंट का ऑर्डर है अंडर सेक्शन 147, या कोई रीअसेसमेंट रिगार्डिंग सर्च या सीज का ऑर्डर है, कोई रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है, कोई रिफंड को कम करने का ऑर्डर है, कोई एसएससी को एज एन एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट ट्रीट करने का कोई ऑर्डर आया है, कोई एसएससी असेसमेंट हो रहा है आफ्टर पार्टीशन, उसका कोई ऑर्डर निकला है, कोई ऑर्डर निकला है 201 का, यानी एसएससी ने TDS नहीं काटा, कोई 206A का ऑर्डर निकला, एसएससी ने TCS कलेक्ट ही नहीं किया, कोई 206BA का ऑर्डर निकला जिसमें एसएससी ने स्टेटमेंट TCS की फाइल नहीं की, यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं करी, ग्रांट ऑफ रिफंड का कोई ऑर्डर निकला, कोई पेनल्टी का ऑर्डर निकला, कोई JC ने रिफ्यूज किया अप्रूवल, किसकी अप्रूवल, टोनिक टैक्स स्कीम की अप्रूवल। तो ये सारे जो ऑर्डर्स है इनके अगेंस्ट में एसएससी जो है वो CIT अपील्स के पास जाएगा, इन सब के अगेंस्ट CIT अपील में जाया जाएगा एसएससी द्वारा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। देखो अपील कर दी, AO ने ऑर्डर किया, एसएससी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो अपील कर दी CIT अपील्स के पास। अब स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर इन अपील, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेस एंड टाइम। देखो अब जैसी अपील की उसने तो AO के ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी ने अपील की है, तो जो कमिश्नर अपील होगा वो डेट एंड टाइम, समय और जगह का एक नोटिस देगा किसको, AO और एसएससी को, कि भाई इस जगह पे इतने बजे दोनों पहुंच जाना। तो कमिश्नर जो अपील है वो प्लेस एंड टाइम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, एक नोटिस इशू करता है जिसमें डेट और टाइम लिखी होती है, और वो जाएगा AO और एसएससी के पास, दोनों के पास। तो मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेस एंड टाइम, जो कमिश्नर अपील जो होगा वो AO एसएससी दोनों को एक नोटिस इशू करता है जिसमें डेट एंड टाइम होता है। और देखो AO एसएससी जो अपील करते हैं, यानी जनरली देखो CIT अपील के पास तो एसएससी अपील करता है, AO अपने ऑर्डर के अगेंस्ट तो अपील करेगा नहीं। तो CIT अपील के अंदर जो अपील की जाती है वो एसएससी द्वारा की जाती है, एसएससी द्वारा की जाती है। तो जो अपील करता है उसको बोलते हैं अपीलेंट बोलते हैं, यानी जो अपील करता है उसको बोलते हैं अपीलेंट। तो अपील के अंदर जब प्रोसीजर बताया गया 250 में, तो उसमें बोला कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेस एंड टाइम, जो कमिश्नर अपील जो होगा वो डेट एंड टाइम का नोटिस इशू करता है AO और एसएससी को। उसके बाद प्लीडिंग द केस, अब केस की जो शुरुआत हो जाएगी, यानी वकालत स्टार्ट है। तो प्लीडिंग द केस के अंदर क्या होगा कि AO और एसएससी दोनों को कोर्ट में पहुंचना होगा। जो कोर्ट ऑफ कमिश्नर अपील है उसके अंदर AO और एसएससी दोनों को पहुंचना होगा। लेकिन ये अगर पहुंच नहीं सकते तो इनकी जगह पे ये अपने अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं कोर्ट में। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स का जो कोर्ट होता है उसके अंदर AO एसएससी अपने अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं, अपने अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं। उसके बाद है पावर टू एडजन, यानी केस को स्थगित करने का ये पावर होती है CIT अपील्स के पास। जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है वो चाहे उसके पास पावर होती है टू एडजन द हियरिंग ऑफ द अपील फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर CIT अपील्स के पास पावर होती है कि वो हियरिंग को एडजन कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए वो, यानी कुछ भी चेंज, कुछ भी उसमें सुनवाई होगी नहीं, कुछ दिन के लिए उसको एडजन कर देता है, स्थगित कर देता है, जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको बोलते हैं एडजन। उसके बाद राइट ऑफ इंक्वायरी, अगर देखो कमिश्नर अपील चाहे तो वो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है, अगर वो चाहे तो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है एज थिंक फिट्स, अगर उसको जैसा सही लगता है उसके हिसाब से वो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है। हियरिंग एंड एडिशनल ग्राउंड्स, इसमें क्या होता है, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील होता है एसएससी इसके पास अपील करता है, एसएससी इसके पास अपील करेगा एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के साथ, ग्राउंड ऑफ अपील के साथ, फीस के साथ, चालान जाएगा, ऑर्डर कॉपी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो एसएससी ने अपील की CIT अपील्स के पास, तो उसमें जो वो ग्राउंड्स ऑफ अपील मेंशन करता है, वो ग्राउंड ऑफ अपील उसने मेंशन करना भूल गया, सपोज करो
कि वो ग्राउंड ऑफ अपील उसने मेंशन करा, वो ओमिट हो गया, यानी वो भूल एक तरह से उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो कमिश्नर अपील होता है वो उसको अदर ग्राउंड के लिए अलाउ कर देता है कि आप अदर ग्राउंड का रेफरेंस भी दे सकते हो, उसको परमिट कर देता है एसएससी को अदर ग्राउंड के लिए। उसके बाद ऑर्डर इन राइटिंग, जो कमिश्नर अपील होता है, जो कमिश्नर अपील होगा वो ऑर्डर इश्यू करता है राइटिंग में, ऑर्डर इश्यू करता है राइटिंग। देखो केस की सुनवाई हो रही है, सीआईटी अपील, जैसे ही केस डिस्पोज ऑफ होगा तो उसके लिए एक जजमेंट का ऑर्डर निकलेगा, उसके लिए एक जजमेंट का ऑर्डर निकलेगा। तो कमिश्नर अपील जो होता है, तो जो कमिश्नर अपील्स होता है वो एक राइटिंग के अंदर एक ऑर्डर इश्यू करता है जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं और रीजन लिखा होता है डिसीजन का। तो एसएससी को जो है एक ऑर्डर इश्यू होगा इन राइटिंग के अंदर जिसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं और रीजन लिखा होता है डिसीजन का कि इस रीजन पे इन पॉइंट्स पे ये डिसीजन लिया गया है। तो ऑर्डर की कॉपी राइटिंग में एसएससी के पास जाती है। उसके बाद है लिमिटेशंस, उसके बाद है लिमिटेशंस, यानी जो कमिश्नर अपील्स होता है उसके पास 12 महीने का टाइम होता है केस हेयर करने का, उसके पास 12 महीने का टाइम होता है, यानी 12 महीने के अंदर वो चाहे तो केस की सुनवाई कर सकता है, अपील जो है उसकी लिए वो हेयरिंग कर सकता है। लेकिन 12 महीने कब से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील इज फाइल्ड, जिस फाइनेंशियल ईयर में अपील फाइल की जाती है वो खत्म होने के अगले 12 महीने के अंदर वो जो कमिश्नर अपील है वो केस की सुनवाई कर सकता है, केस की सुनवाई कर सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, देखो लास्ट में जब जो ऑर्डर निकलता है, लास्ट में जो ऑर्डर निकलेगा उसकी जैसे ही केस डिस्पोज ऑफ होता है, केस की सुनवाई कंप्लीट होती है तो ऑर्डर जाएगा एसएससी के पास, मैंने बताया ऊपर आपको राइटिंग में जाता है। इसके साथ ऑर्डर जाएगा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास भी। तो ऑर्डर की जो कॉपी है वो एसएससी के पास तो जाएगी, साथ में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास भी उस ऑर्डर की एक कॉपी जाती है। उसके बाद सेक्शन 251 में है राइट ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर अपील है उसके पास राइट होता है। राइट किसका होता है? उसके पास असेसमेंट को कंफर्म करने का, यानी जो एओ ने जो ऑर्डर निकाला असेसमेंट का, या तो वो एज इट इज उसको कंफर्म कर देगा या फिर रिड्यूस भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे सीआईटी अपील जो है उसके पास पावर होती है कंफर्म करने की, रिड्यूस करने की या बढ़ाने की असेसमेंट को। सपोज करो एसएससी के ऊपर एक ऑर्डर निकला पेनल्टी का, एसएससी को एक ऑर्डर मिला पेनल्टी का रिगार्डिंग पेनल्टी। तो यहाँ पर जो उसने अपील की तो इस पेनल्टी के रिस्पेक्ट में अगर सीआईटी अपील चाहे तो एज इट इज उसको कंफर्म कर देगा, जितना एओ ने ऑर्डर किया उतनी पेनल्टी लग जाएगी, या वो जिसको बोलते हैं कंफर्म करना, तो सेम एज इट इज अगर वो रखता है तो उसको कंफर्म बोलते हैं कि उसने जितना एओ ने ऑर्डर दिया पेनल्टी का उतना ही उस सीआईटी अपील ने भी कंफर्म कर दिया। या फिर वो इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है या वो उस पेनल्टी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है जो एओ ने इम्पोज की है, जो एओ ने पेनल्टी इम्पोज की है एसएससी के ऊपर उसको बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है पेनल्टी को, या ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है, या फिर एज इट इज वो उसी अमाउंट को कंफर्म भी कर सकता है। और बात करूँ मैं अदर केस की, अगर मैं बात करूँ अदर केस की, तो अदर केस में जैसा उसको सही लगता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को वो ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन 252। अब हम बात करते हैं अपील नंबर 2 की, यानी सबसे पहले तो जो एसएससी है वो एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है सीआईटी अपील्स के पास। अब अगर मानो कि सीआईटी अपील ने कोई जजमेंट दिया, एक ऑर्डर निकाला, उस जजमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं है एसएससी अब भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो जाएगा आई टेट के पास, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो सेक्शन 252 में बोला कि एसएससी जो है वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। दूसरी बड़ी बात, देखो मैंने आपको बताया था कि सीआईटी अपील के अंदर तो एसएससी अपील करता है, लेकिन आई टेट के पास एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों ही अपील कर सकते हैं, एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों ही अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एसएससी जो है वो सीआईटी अपील्स के पास अपील की, एसएससी ने सीआईटी अपील्स के पास अपील की
और अपील डिस्पोज ऑफ हो गई, यानी एक नया जजमेंट आ गया सीआईटी अपील द्वारा, उसने एक ऑर्डर इश्यू किया, और इस ऑर्डर से अगर सेटिस्फाई नहीं है या तो एसएससी या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो अपील करते हैं। कहाँ पे अपील करेंगे? वो अपील करेंगे कम आईटेट के पास, यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो अपील करते हैं। और जो टाइम है वो है 60 दिन का। जैसे ही ऑर्डर इश्यू हुआ उस दिन को ख़त्म होने के अगले 60 दिनों के अंदर अपील करनी पड़ेगी आईटेट के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करनी पड़ेगी। अगर एसएससी या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो सीआईटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, फिर वो दोनों जा सकते हैं आईटेट के पास, जा सकते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। एक प्रेस्क्राइब फीस जाएगी, फॉर्म नंबर 36 जाएगा, कॉपी जाएगी ऑर्डर की जो सीआईटी अपील ने दिया है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जाएगा, फीस जाएगी 500। अगर टोटल इनकम जो है मैंने आपको बताई थी 1 लाख तक है, 1 लाख से अधिक है, 2 लाख तक है तो 1500 फीस जाएगी। यहाँ पर अगर 2 लाख से अधिक है तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जितना एसेस्ड इनकम है उसका 1% और मैक्सिमम जो है वो 10,000 तक जाएगी, मैक्सिमम 10,000 तक जाएगी। दूसरी बात, आईटेट के अंदर जो है देखो 2 तरह के क्वेश्चन जाते हैं। आईटेट के अंदर जो है वो 2 तरह के क्वेश्चन जाते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। आईटेट के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। देखो अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है मतलब कोई परचेस बिल है वो बोगस बिल है और उसकी एंट्री मार रखी है, देखो छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ जाएगा वो तो कि वो बिल कच्चा है या पक्का है, मतलब बोगस है या सही बिल है, छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी लॉ के अंदर कोई चीज को लेके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं है, लॉ के अंदर किसी चीज को लेके कोई अलाउंस को लेके कोई एक्सपेंडिचर को लेके प्रॉपर यानी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी लॉ उस चीज को लेके प्रॉपरली एक तरह से क्लियर नहीं है, तो उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलते हैं। तो देखो आईटेट के पास अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जाता है, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जाता है तो आईटेट ने जो डिसीजन दे दिया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स अगर जाता है तो आईटेट ने जो डिसीजन दिया, आईटेट ने जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे जो भी डिसीजन दिया वो फुल एंड फाइनल होगा, वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। और क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है वो आगे जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आगे जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सीआईटी अपील के ऑर्डर आया, उसका जजमेंट आया, उसके ऑर्डर के से भी सेटिस्फाई नहीं है एसएससी या फिर कोई हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो सीआईटी अपील के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर ये दोनों कहाँ जा सकते हैं, ये जाएगी आईटेट के पास। तो आईटेट के पास 60 दिन के अंदर जैसे ही इनको ऑर्डर मिला सीआईटी अपील से 60 दिन के अंदर ये इनको अप्लाई करना होता है, अपील करनी होती है आईटेट के पास। ऑर्डर की कॉपी जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जाएगा, फीस जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील, सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के। तो आईटेट के अंदर देखो मेंबर्स होते हैं, आईटेट के अंदर मेंबर्स होते हैं, आईटेट के अंदर मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर होता है जुडिशियल, जिसको अच्छी नॉलेज होती है लॉ की, वकालत जिसने कर रखी है, जो एडवोकेट हो, अच्छा अनुभव हो जिसके पास। तो आईटेट के अंदर जो है वो 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक अकाउंटेंट होता है, यानी एक सीए होता है। और जो आईटेट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। आईटेट को कौन बनाता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आईटेट के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल होता है, एक अकाउंटेंट होता है, मतलब एक सीए होगा और दूसरा एक एडवोकेट जिसको अच्छा अनुभव होता है। तो यहाँ पर बेंच होती है, यहाँ पर बेंच का मतलब होता है पैनल ऑफ जज, बेंच का मतलब होता है पैनल ऑफ जज। तो देखो अगर एक ही मेंबर अगर केस की सुनवाई करता है उसको हम बोलते हैं सिंगल बेंच, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल बेंच ही बोल देते हैं। अगर 2 मेंबर हैं, जनरली 2 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल होता है, एक सीए होता है, मतलब एक सीए होगा, एक दूसरा एडवोकेट होता है जिसको अच्छा अनुभव होता है 10 साल के आसपास। तो जनरली 2 मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल, एक अकाउंटेंट, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल बेंच, उसको हम बोलते हैं डिविजनल बेंच। जब कोई स्पेशल बेंच होती है जहां पर 3 यानी 2 से अधिक मेंबर होते हैं वहां पर उसको हम बोलते हैं स्पेशल बेंच।
तो मैं आपको बता रहा था कि आईटेट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। आईटेट के अंदर मेंबर्स होते हैं दो, आईटेट के अंदर मेंबर्स होते हैं दो, एक होता है जुडिशियल जो इंडियन लीगल सर्विस, जिसके पास मेंबरशिप होती है इंडियन लीगल सर्विस की, जिसको पास 10 साल का अनुभव होता है, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट, और या फिर उससे कोई हाई पोस्ट पे है, वो उसके कोई इक्विवेलेंट पोस्ट पे है जिसको उस पर 3 साल का अनुभव हो, वो होता है जुडिशियल मेंबर। एक होता है अकाउंटेंट, यानी जो प्रैक्टिस में हो, अकाउंटेंसी यानी सीए की 10 साल से प्रैक्टिस में हो, या कोई हायर पोस्ट पे हो, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पे हो, या उससे कोई हायर पोस्ट हो, 3 साल का अनुभव हो, तो ये मेंबर्स हो सकते हैं आईटेट के, ये मेंबर्स हो सकते हैं आईटेट के। दूसरी बड़ी बात, आईटेट में एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। आईटेट के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। आईटेट के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है उसको 7 साल की सर्विस होती है उसकी एज ए हाई कोर्ट जज, यानी हाई कोर्ट का वो जज होता है, और वो 7 साल की उसकी सर्विस हो, वो प्रेसिडेंट बनता है। और वाइस प्रेसिडेंट के पास भी सेम क्वालिफिकेशन होती है, वो भी काम करता है प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, वो भी काम करता है प्रेसिडेंट के एब्सेंस में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहली जो अपील होती है एसएससी द्वारा वो होती है सीआईटी अपील में। उसके बाद सीआईटी अपील का ऑर्डर आता है, तो 60 दिन के अंदर फॉर्म के साथ, फीस के साथ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के साथ, ग्राउंड ऑफ अपील के साथ, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। अगर सीआईटी अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है एसएससी या फिर डिपार्टमेंट, तो ये जाएंगे आईटेट के पास, ये जाएंगे आईटेट के पास। आईटेट के अंदर मेंबर्स होते हैं जनरली दो, एक जुडिशियल मेंबर होता है और दूसरा होता है अकाउंटेंट। जुडिशियल की बात करूं मैं, तो जुडिशियल जो होता है वो इंडियन लीगल सर्विस की मेंबरशिप होती है उसके पास, उसको 10 साल का एज एन एडवोकेट का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, या कोई हायर पोस्ट पे हो जो 3 साल का अनुभव हो, वो जुडिशियल मेंबर होता है आईटेट का। दूसरा होता है अकाउंटेंट, जिसके पास 10 साल का एक अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस का अनुभव हो, या कोई एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उससे हायर पोस्ट हो, 3 साल का अनुभव के साथ हो, तो वो बन जाएगा अकाउंटेंट मेंबर आईटेट का। तो बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, यानी यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो डिवाइड होते हैं बेंचेस में। जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो डिवाइड होते हैं बेंचेस में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेंच क्या होता है, पैनल ऑफ जज होता है। बेंच क्या होता है, पैनल ऑफ जज होता है। बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करता है। बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट जिसको 7 साल का अनुभव होता है हाई कोर्ट के जज का। तो जनरली बेंच जो होती है उसमें 2 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक अकाउंटेंट मेंबर होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, फिर भी सुन लो आप ध्यान से। सेक्शन 255 बोलता है प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे बोला कि यहाँ पर बेंचेस होती है, जो ट्रिब्यूनल है वो डिवाइड है बेंचेस में। बेंच क्या होता है, पैनल ऑफ जज होता है। बेंच क्या होता है, पैनल ऑफ जज होता है। बेंच को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। जनरली बेंच जो होती है उसमें 2 मेंबर होते हैं। जनरली जो बेंच के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं, एक होता है जुडिशियल मेंबर, एक होता है अकाउंटेंट। जुडिशियल मेंबर जो होता है वो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबरशिप उसके पास होती है, 10 साल का उसका अनुभव होता है एज एन एडवोकेट का, या कोई हायर पोस्ट हो इसमें 3 साल का अनुभव होता है उसके पास, वो होता है जुडिशियल मेंबर। एक होता है अकाउंटेंट, यानी सीए, जिसके पास 10 साल की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो, जिसने या कोई एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उसे हायर पोस्ट पे 3 साल का अनुभव हो, वो बनेगा अकाउंटेंट मेंबर आईटेट का। देखो, जहां पर टोटल इनकम कंप्यूट की एओ ने, वो टोटल इनकम अगर 50 लाख से अधिक नहीं है, वो टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वहां पर एक जो केस की सुनवाई होगी आईटेट में, वो एक मेंबर ही वहां पर बेंच में एक मेंबर ही होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल बेंच। इंडिविजुअल बेंच यानी एक ही मेंबर होगा उस बेंच में। तो अगर 50 लाख से अधिक टोटल इनकम नहीं है, तो वहां पर एक मेंबर ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसको इंडिविजुअल बेंच बोलते हैं, वही सुनवाई करेगा। कोई पर्टिकुलर केस होता है तो वहां पर स्पेशल बेंच की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 से अधिक यानी 3 या उससे अधिक बोल सकते हो आप, वहां पर स्पेशल बेंच होती है, वहां पर 2 से अधिक मेंबर या 3 या उससे अधिक मेंबर आप कह सकते हो, वो मेंबर्स होते हैं। उसके बाद है सेक्शन 253, इसमें बात करते हैं अपीलेबल ऑर्डर, यानी कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट में आईटेट में अपील होती है, कौन से ऐसे ऑर्डर है। तो एक तो सबसे पहला जो ऑर्डर होगा अंडर सेक्शन 250, यानी सीआईटी अपील का कोई जजमेंट आया, उसका ऑर्डर निकला, उसके अगेंस्ट आप जाओगे आईटेट में, भाई सीआईटी अपील ने कोई जजमेंट निकाला, उसका ऑर्डर पास किया, तो उस ऑर्डर से अगर सेटिस्फाई नहीं है एसएससी या फिर डिपार्टमेंट,
तो वो जाएगा कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आईटेट के पास, वो जाएगा आईटेट के पास। अगर सीआईटी अपील्स के डिसीजन से या जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो जाएगा एसएससी या फिर डिपार्टमेंट जाएंगे आईटेट यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे, 250 जिसको बोलते हैं सीआईटी अपील ऑर्डर। फिर 154 ऑर्डर यानी कोई रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जाएंगे, डायरेक्ट जा सकते हैं आईटेट में। कोई पेनल्टी इम्पोज का ऑर्डर है, कोई पेनल्टी इम्पोज का ऑर्डर है और पेनल्टी अराइज होती है ड्यू टू फेलर टू कंप्लाई विद नोटिस, नोटिस को कंप्लाई नहीं किया एसएससी ने, यानी प्रॉपर तरीके से नोटिस का अनुसरण नहीं किया, नोटिस आया उसको ध्यान नहीं दिया। फेलर टू कीप मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं किया, उसमें फेल हो गया वो। क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की टाइम पे, कोई स्टेटमेंट पे साइन नहीं किया, कोई इंस्पेक्शन नहीं करवाया, या उसने अंडर रिपोर्टिंग की है, या कोई मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, या तो इनकम कम दिखाई या फिर गलत इनकम दिखा दी, या कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी रिपोर्ट के अंदर या सर्टिफिकेट के अंदर। तो ऐसे केसेस में जो पेनल्टी इम्पोज हुई तो पेनल्टी का जो ऑर्डर निकलेगा, ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट जो है डायरेक्टली आईटेट के पास अपील की जा सकती है। ये जो पेनल्टी के ऑर्डर्स होते हैं 271J के अंदर होते हैं। उसके बाद देखो जो ऑर्डर्स देता है पीसीआईटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट भी आईटेट में जाया जा सकता है डायरेक्ट, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट भी आईटेट में डायरेक्ट जाया जा सकता है। कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, अगर किसी एसएससी ने अपनी कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया और उसकी जो एप्लीकेशन वो है वो रिफ्यूज हो गई, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई किया वो रिफ्यूज हो गई अंडर सेक्शन 12AA के तहत, अगर कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका अगर रिफ्यूजन यानी रिफ्यूज कर दिया उसकी एप्लीकेशन को, तो उसका जो ऑर्डर देगा वो देता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो आईटेट में जा सकता है डायरेक्ट, एसएससी जिसने अप्लाई किया है चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई रिवीजन हुआ है अंडर 263 के तहत, तो ऐसे केसेस में भी रिवीजन कौन करता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन करता है एओ के ऑर्डर का। तो ऐसे केसेस में आईटेट के पास जाया जा सकता है, डायरेक्ट अपील की जा सकती है। कोई पेनल्टी अराइज होती ऑन अकाउंट ऑफ फेलर टू आंसर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कोई साइन स्टेटमेंट पे साइन नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की अंडर सेक्शन 272A के तहत, जो भी पेनल्टी अराइज होती है उसका ऑर्डर निकाला है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटेट के पास अपील की जा सकती है। कोई पेनल्टी इंपोज होती है ऑन अकाउंट ऑफ फेलर टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर सेक्शन 271 का नोटिस आया पेनल्टी का, तो उसके अगेंस्ट भी आईटेट में जाया जा सकता है। या कोई डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, 80G के अंदर जो डोनेशन होता है उसकी अगर डिडक्शन जो है वो डिसअलाउ कर दी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आईटेट में जाया जा सकता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाया जा सकता है। और जो एओ का जो ऑर्डर होता है, एओ का जो ऑर्डर होगा उसके अंदर टोनेज टैक्स स्कीम को ऑर्डर को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया कि आईटेट के पास जो है वो अपील होती है, एक तो एसएससी करता है, दूसरा डिपार्टमेंट भी करता है, एसएससी भी करता है और डिपार्टमेंट भी करता है। तो जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट करता है एओ को, वो डायरेक्ट करता है एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को कि आप अपील कर दो आईटेट के पास, आप अपील कर दो आईटेट के पास। लेकिन अपील तभी होती है जब टैक्स इफेक्ट यानी 20 लाख से अधिक हो, इंटरेस्ट को छोड़ के। टैक्स इफेक्ट अगर 20 लाख से अधिक है तो फिर एओ जो है उसको डायरेक्शन मिलती है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से कि वो आईटेट में अपील कर सकता है, कोई फीस यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पर फाइल होता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय सीआईटी अपील, यानी सीआईटी अपील्स का जो ऑर्डर पास होता है उसके अगेंस्ट में एसएससी भी जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जा सकता है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं वो एओ को डायरेक्शन देते हैं कि आप आईटेट में अपील कर दो अगर 20 लाख से अधिक टैक्स इफेक्ट है, तो अमाउंट यानी आपको लग रहा है कि कोई टैक्स की अमाउंट जो है 20 लाख से अधिक है तो वहाँ पर अपील की जा सकती है।
अब सवाल है कि पावर्स क्या होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है आईटेट, उसके पास पावर कितनी होती है? पावर की अगर मैं बात करूं, उसके पास सारी पावर होती है, ऑल पावर्स विच आर वेस्टेड इन द इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर जो पावर होती है अंडर सेक्शन 131, वही सारी पावर होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। उसके बाद सेक्शन 254 बोलता है ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो, अब आईटेट जो है उसके पास अपील आई, वो सुनवाई करेगा, यानी वो अपील आने के बाद वो ऑर्डर भी इश्यू करेगा, यानी जजमेंट भी देगा। तो आईटेट ने जो ऑर्डर वो देगा वो अपने हिसाब से देगा, लेकिन उसके लिए वो दोनों पार्टी को मौका देता है बोलने का। आईटेट जो होता है वो एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका देता है, यानी अपने आप को बोलने का, उनको एक अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। उसके बाद आईटेट जो होता है वो ऑर्डर इश्यू कर देता है, ऐसी थिंग्स फिट, जो उसको सही लगता है उसके हिसाब से वो ऑर्डर इश्यू कर देता है। उसके बाद देखो, अगर आईटेट अगर चाहे, देखो अगर एसएससी को ऐसा लगता है एओ ने ऑर्डर निकाला या फिर सीआईटी के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि आप, एसएससी को बोला जा रहा है कि उसको टैक्स पे करना है 50,000 का, एसएससी को बोला जा रहा है टैक्स पे करना है 50,000 का, तो एसएससी चाहे तो स्टे भी ले सकता है डिमांड में। एसएससी अगर चाहे तो आईटेट से डिमांड जो मांगी, जो अमाउंट उससे बोला जा रहा है पे करने के लिए, उस पर वो स्टे ले सकता है। उसको अगर लगता है कि मैं केस जीत जाऊंगा या मेरा केस जिनून है, तो वो स्टे भी ले सकता है डिमांड पे आईटेट के पास। उसके बाद जो आईटेट होता है वो हियरिंग करता है 4 साल। जनरली जो एक टाइम होता है एडवाइजरी, 4 साल का टाइम होता है, 4 साल के अंदर जो है वो केस की सुनवाई हो सकती है। 4 साल जो कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन या अपील इज फाइल्ड या एप्लीकेशन वाज फाइल्ड। यानी जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन फाइल की या फिर अपील फाइल की थी, वो साल खत्म होने के अगले 4 सालों में जो है आईटेट अपनी सुनवाई कर सकता है कंप्लीट। ये एक एडवाइजरी है, इससे अधिक टाइम भी लग सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो एसएससी जो होता है वो स्टे ले सकता है ऑर्डर पे, यानी जो डिमांड की जाती है उससे सीआईटी अपील द्वारा उस डिमांड के ऊपर वो स्टे ले लेता है, यानी वो अमाउंट उसको टैक्स पे नहीं करना पड़े, जब तक केस चले तब तक वो उसके लिए स्टे ले लेता है डिमांड के लिए। और जो स्टे जो मिलता है उसको, वो उसको 180 दिन का मिलता है जनरली तो, लेकिन ये बढ़ा के 365 दिन तक स्टे मिल सकता है। 365 दिन तक उसको स्टे मिल सकता है डिमांड पे। और जैसे ये 365 दिन समाप्त होते हैं, फिर स्टे हट जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टे हट जाएगा। यानी अगर 365 दिन के अंदर मैं बोलूँ, अगर ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली स्टे जो है वो हट जाएगा। उसके बाद जो ऑर्डर की कॉपी होती है वो जाएगी एक तो एसएससी के पास। जैसे ही केस डिस्पोज ऑफ होता है, जजमेंट आएगा आईटेट का, उसकी ऑर्डर की कॉपी जो है वो एसएससी के पास जाएगी और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगी। जो ऑर्डर पास किया जाता है आईटेट द्वारा, शैल बी फाइनल, वो फाइनल माना जाएगा अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईटेट के अंदर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स आता है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है, जो भी आईटेट का डिसीजन आता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से, वो डिसीजन जो होता है वो फुल एंड फाइनल होता है। उसके आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एसएससी जा नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है उस पे जो डिसीजन आया आईटेट का वो फुल एंड फाइनल होता है। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही आगे जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो फिर हाई कोर्ट में जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जल्दी इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपील कैसे की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।